एडिशन पढ़ लिया था हमने ना। सेम प्रोसीजर है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर वास्तव में एडिशन ही है, कुछ अलग है ही। तो एक ही लाइन है केवल, सब्ट्रैक्शन बस लिखेंगे और वो खत्म हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। जब हम वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, जैसे हमारे पास सपोज 2 वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर और दूसरा दे रखा है बी वेक्टर। अब बोल दिया कि हमें कैलकुलेट करना है ए माइनस बी, सब्ट्रैक्शन करना है, सीधे सीधे ए में से बी को माइनस करना है, ठीक है, रिजल्टेंट नहीं, अभी फिगर वाइज कर रहे हैं। तो ए में से बी को माइनस करेंगे, तो ए में से बी को माइनस करने के लिए क्या करेंगे हम, अगर हम इसे लिखें तो ये लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ये भी सही है। तो हम क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं ना, तो सब्ट्रैक्शन पढ़ना ही नहीं है, हमें तो एडिशन ही पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन की बात ही नहीं करनी है। हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जो बी वेक्टर होगा उसको पहले हम क्या करेंगे, माइनस बी कर देंगे। माइनस बी का मतलब डायरेक्शन अपोजिट, नेगेटिव वेक्टर पढ़ा है, अपोजिट वेक्टर, तो बी की अपोजिट डायरेक्शन ले लेंगे, बस ये सेम लेंथ रखेंगे, डायरेक्शन अपोजिट कर दो, तो ये बन गया माइनस में बी। अब ए में और माइनस बी को क्या करना है, ऐड करना है, और एडिशन का एक सिंपल सा प्रोसीजर है, हेड टू टेल। इतने वेक्टर्स दे रखे हैं, हेड से टेल को कनेक्ट करते जाओ, हेड टू टेल चलेंगे हम। पहले ए वेक्टर लेंगे, ए वेक्टर का हेड, और बी वेक्टर वो भी माइनस बी की टेल, इसके साथ कनेक्ट कर लिया मैं, तो माइनस बी ए यहाँ से इसे कनेक्ट कर लिया, ये आ गया माइनस बी। रिजल्टेंट कहाँ होता है, जो सीक्वेंस में चल रहे हो उसके अपोजिट, जिस सीक्वेंस में हम चल रहे हैं उसके अपोजिट। हम ऐसे चल के आ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो वेक्टर साइन इधर आना चाहिए, लेकिन हम जो लगाएंगे यहाँ पर वो इसके अपोजिट लगा देंगे, और जो अपोजिट दिखाई दे वही कौन है, ये है आर। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही बात, बस जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उसे अपोजिट करना। और ऐसे नहीं, दो कई हो सकते हैं, हो सकता है सी दिया होगा, डी दिया हो, ऐसे वेक्टर से ए बी सी डी दे दिए और कोई वैल्यू दे दी हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसे सॉल्व करना है। तो फिर क्या करेंगे, ए वेक्टर तो और बी वेक्टर को तो ऐसे ही लेंगे, और सी का अपोजिट लेना है और डी का अपोजिट। सी का अपोजिट हो जाएगा ये माइनस सी, और डी का अपोजिट हो गया ये माइनस में डी। अब जैसा है वैसे ऐड करते जाओ, हेड टू टेल, जो उसमें लिखा है उसके हिसाब से लेंगे। पहले कौन सा वेक्टर लेना है हमें, ए वेक्टर, ए वेक्टर ले लेते हैं, ये क्या ए वेक्टर, ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर, बी वेक्टर पॉजिटिव ही लेना है, प्लस बी है यही लेंगे, बी वेक्टर। इसके बाद लेना है माइनस सी, माइनस सी इधर जा रहा है, यहाँ से इधर आ जा रहा है, माइनस में सी, और फिर लेना है डी, और वो भी माइनस में, तो अब कहाँ जाएंगे, इधर माइनस में डी। देख लो चारों दिख रहा है, और हेड टू टेल चल रहा है, इसका हेड अगले की टेल, फिर इसका हेड, फिर अगले की टेल, हेड टू टेल ऐड करते जाओ, और स्टार्टिंग वाला ले लो और लास्ट वाला ले लो, और इन्हें आपस में ज्वाइन कर दो। तो इन्हें हम ज्वाइन कर देते हैं, हो गया। डायरेक्शन कहाँ आएगी, नीचे ऊपर, ऊपर, बिल्कुल सही, ये डायरेक्शन। क्योंकि अगर हम आगे बढ़ते हुए जाते तो यहाँ हेड था, तो वहाँ पर क्या होनी चाहिए थी, टेल आनी चाहिए थी, नीचे आना चाहिए था, लेकिन उल्टा लगाएंगे हम उसे, उल्टा लगा दिया हम, ऊपर की तरफ चले। ठीक है, तो कितने भी वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बस सब्ट्रैक्ट करने वाले को हमें अपोजिट ले लेना है, माइनस का साइन लगाओ, उल्टा कर दो। क्लियर हो गई बात ये। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम प्रोसीजर। रिजल्टेंट निकालना है तो इसमें भी चेंज करके देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। आर इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर तो है ही, बी हो गया माइनस बी प्लस 2a, और ये माइनस बी और कॉस बी की जगह पर माइनस बी रख दिया है, बस सही है, यही चेंज किया है, और कोई चेंज ही नहीं किया। तो ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस। मतलब अगर कहीं एडिशन में चल रहे हैं हम तो ये पॉजिटिव आएगा, और जब हम 2 वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके उनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस के साथ। समझ में आ गया, वरना फॉर्मूला सेम है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ प्लस आएगा, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, ए माइनस बी, जैसे कभी 2 वेक्टर्स दे दिए, जैसे क्वेश्चंस किए होंगे अगर घर पे, तो उसमें वैल्यूज कई दे रखी थी, ये वैल्यूज है, बताओ रिजल्टेंट क्या होगा। तो एडिशन में चलेंगे तो प्लस लगा देंगे,
और अगर हम सब्ट्रैक्शन में जा रहे हैं तो माइनस एक्स आना चाहिए। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसीजर सेम हो गया। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में चलते हैं। उससे पहले एक काम और करते हैं, वो कैसे बीच में आता, लेकिन यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे, क्योंकि इसके विषय शायद मिल गए हों और नहीं तो आ जाए। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यानी कि हम वेक्टर के कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे। तो ये एक वेक्टर होगा, उसके हमें कंपोनेंट्स ब्रेक करने हैं। अभी हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे, यानी कि 2 ही कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। फिर जब 3D में चलेंगे तो 3 कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। अभी 2D में चलते हैं, मतलब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। बस एक्स और वाई एक्सिस है, कोई एक वेक्टर गिवन है हमें यहाँ पर, ए वेक्टर है सपोज। एक्स एक्सिस के साथ में इसका एंगल गिवन है थीटा। हमें क्या करना है, इस ए वेक्टर के एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट्स चाहिए। पता लग गया क्या करना है? ए वेक्टर का एक्स और वाई में कंपोनेंट्स ब्रेक करना है। यानी कि एक तरह से समझो कि इसके 2 टुकड़े कर देने, इसे गायब कर देना। जब हमारे पास कंपोनेंट्स आ जाएंगे तो इस ए वेक्टर का काम खत्म। कंपोनेंट्स आ जाएंगे तो इससे मतलब नहीं रहेगा फिर हमें। ऐसा नहीं कि इससे भी मतलब रहेगा, फिर कुछ नहीं, इसका काम खत्म हो गया। इसके 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे हमें। तो हमें दोनों डायरेक्शन में चाहिए। इस डायरेक्शन में चाहिए जिसे हम बोलेंगे ए एक्स, एक्स डायरेक्शन में लेंथ चाहिए, और एक कंपोनेंट हमें यहाँ चाहिए जिसे हम क्या बोल देंगे, ए वाई। वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं ए वाई, एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ए एक्स। दोनों कंपोनेंट बात क्लियर हुई। अब इनकी वैल्यू चाहिए, वो हम आराम से पंडित बद्री प्रसाद से पूछ के निकाल लें। जानते ही वो सब, हम ट्राइंगल बन के तैयार है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्या करें, हमें ये चाहिए। ये राइट एंगल दिखाई दे रहा है, ये 90 है, इसके सामने कौन है, और एंगल के सामने तो ये बेस है। बेस किससे आता है, कॉस से। तो लगा देंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन कॉस थीटा। बेस है ए एक्स और हाइपो ए। वेक्टर क्यों नहीं ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं हम, इसकी लेंथ ही तो ले रहे हैं, उसमें डायरेक्शन का कोई काम नहीं। तो ए एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए कॉस थीटा। एक कंपोनेंट आ गया ए वेक्टर। अब आगे 12th तक के लिए रट लो इस बात को कि जब एंगल दिया हो और कंपोनेंट तोड़ने की बात बोले तो कॉस में आएगा। ए वेक्टर का एंगल दिया था नहीं, उसके साथ में जो कंपोनेंट होगा वो कॉस कंपोनेंट होगा, फिक्स है ये, और बहुत यूज होता है फिजिक्स में चीज। ठीक है, तो फिर इतना कौन करेगा ये, सही है। बार बार पंडित जी बुलाओगे तो पैसे भी तो लेंगे, एक बार में टाइम वेस्ट कर देंगे। तो हमें पता लग गया कि एंगल वाला कंपोनेंट किस में होगा, तो कॉस में, तो सीधा सीधा आएगा ये कॉस थीटा। दूसरा चलते हैं, अब हमें चाहिए ये जो वैल्यू है ये इसकी इक्वल होगी ए वाई है, ये भी ए वाई होगा। कौन है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किस में से आएगा, साइन से। तो साइन थीटा लगा देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर है ए वाई और ये ए है, तो ए वाई की वैल्यू ए साइन थीटा होगी। ए वाई आ जाएगा ए साइन। ठीक है, तो 2 वेक्टर्स, जो भी वेक्टर था उसके 2 कंपोनेंट मिले हमें। एक कंपोनेंट है ए कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट है ये किस डायरेक्शन में, एक्स, और ये वाई डायरेक्शन। और डायरेक्शन भी क्लियर हो गई, ये एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। अब देखो समझो, ये जो कंपोनेंट हमारे पास आ रहा है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देख रहे हैं वो तो क्लियर। अब ऐसा नहीं कर देगा ऐसा ही फिगर मिलेगा हमें, कुछ भी हो सकता है। जैसे ऐसे ऐसा ये दे दिया उसने हमें बस ए वेक्टर और ये दे दिया थीटा। तो एक चीज अभी अभी हमने याद की कि एंगल दिया हो वो कंपोनेंट कॉस आएगा, तो तुरंत पता लगा भाई ये कौन है, ए कॉस थीटा है। ए वेक्टर के साथ में जो है वो कौन है, कॉस। ए कॉस थीटा आ गया। अब ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर होगा साइन। अब ए वेक्टर को नहीं देखना है हमें, अब कॉस को देखें। कॉस के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर चलेंगे यहाँ से ये 90 पर, और अब ये आएगा हमारे पास ए साइन थीटा। ठीक है, कॉस कंपोनेंट मिल जाएगा कहाँ से, एंगल से, और उसके परपेंडिकुलर कौन होगा, क्लियर। ये कॉस और ये साइन। साइन अभी इस वर्ड यूज कर रहे हैं, ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर होगा साइन।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ए कॉस थीटा ये क्या, इसके परपेंडिकुलर ये जा रहे हैं हम ए साइन थीटा, इसकी तो परपेंडिकुलर चल रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर कर दो, क्या हो गया ए साइन थीटा। ऊपर ही क्यों लेंगे, नेगेटिव का तो तब होगा जब हमें पता हो कि ऊपर होगा, अभी तो हमें पता ही नहीं है ना, हम तो नीचे भी तो बना सकते थे नहीं। लेकिन जिसके तुम कंपोनेंट्स ब्रेक कर रहे हो वो दोनों इधर उधर होंगे, जिस वेक्टर के कंपोनेंट्स हम ब्रेक कर रहे हैं वो दोनों कंपोनेंट्स उसके इधर उधर मिलेंगे। तो एक तरह से समझो तो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा का रिजल्टेंट है ये ए, इन दोनों का रिजल्टेंट है ये। अब है कि नहीं है वो अभी कैलकुलेट करके देखो कि ये रिजल्टेंट है भी है कि नहीं है। ये दो कंपोनेंट जो हमें मिले हैं किसके मिले, ए के। उल्टा करें अगर हमें इन दोनों कंपोनेंट को ऐड कर दें तो ए मिलेगा, सीधी सी बात है, जब उसे हमने तोड़ा उसी से तो वो मिलना तो हमें वही है। तो कल हम पढ़ चुके हैं ये वेक्टर के दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ होता है, ये बात तो पढ़ चुके हैं, दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होता है बीच में। तो अगर ये रिजल्टेंट है तो दोनों कंपोनेंट्स इधर उधर मिलेंगे तो फिर बात खत्म ही हो गई इसकी। तो ठीक है, अभी ऐसा लग रहा है कि सर ये बार बार क्यों बोल रहे हैं, लेकिन फिगर जब बनता है ना, अभी आगे पढ़ेंगे हम फोर्सेस वगैरह पढ़ेंगे, तो एक ही फिगर मान पड़ा 3 फोर्स लग गए, 3 कंपोनेंट ब्रेक हो गए, 6 दिखाई देंगे वहाँ पे, फिर वो जाल सा तैयार होगा, तब लगेगा ये वो क्या रहा है, इसमें कौन सा किसके परपेंडिकुलर चला गया। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, जबकि बहुत सिंपल सा, जिस वेक्टर के कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं एंगल दिया होगा, बिना एंगल के हम कंपोनेंट ब्रेक कर ही नहीं सकते, तो एंगल तो देगा ही देगा वो हमें। एंगल जब देगा तो फिर कॉस कंपोनेंट तैयार और उसके परपेंडिकुलर होगा साइन, और परपेंडिकुलर भी कहाँ, जिससे कि कॉस और साइन के बीच में आ जाए, वो ये ऐसा साइन लेना है हमें जो उन दोनों के बीच में आ जाए। इस बात को रट लो, आगे काम आएगी, सेकंड यूनिट में 3rd यूनिट पहुंचेंगे तब, और खूब काम आएगी। ठीक है, तो याद हो गया होगा कॉस कंपोनेंट कहाँ से मिलेगा, एंगल वाला, और उसके परपेंडिकुलर कौन होगा, साइन, और दोनों कंपोनेंट के बीच में वो वेक्टर होगा जिसके हम कंपोनेंट्स ब्रेक कर रहे हैं। चलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम वो बता चुके हैं, उसे हम रिवाइज करते हैं। ऐसा था ए एक्स आई कैप था और ए वाई 2D ले रहे हैं, 3D नहीं ले रहे हैं, अभी से 3rd जो जेड है वो नहीं लेके चल रहे हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, इसका हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, तो हम अंडर रूट में लगाएंगे इसका स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, आई का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर और जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करो और अंडर रूट ले लो, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा उसका। ठीक है, जेड होगा तो प्लस में ए जेड स्क्वायर आ जाएगा, अगर 3rd कंपोनेंट जो होगा तो वो ए जेड आ जाएगा। अब इसे इससे देखते हैं, यहाँ पर ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स क्या था, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ये था ए साइन थीटा जे कैप, जो अभी अभी हमने किया है। ए एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा आई थी, ए वाई की वैल्यू ए साइन थीटा, तो मॉड ऑफ ए अंडर रूट में आ जाओ, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सही है, आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और जे का भी स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर ले लिया कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा, ये इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो बचा क्या ए स्क्वायर का रूट, यानी कि आ गया भाई जो अभी मैंने बोला था कि इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो वही आएगा। तो ए वेक्टर किसके ऊपर आ रहा है, ए के आ रहा है, मॉड ऑफ ए वेक्टर ए आ रहा है, सही है। तो वो दोनों कंपोनेंट्स को ऐड किया एक तरह से समझो, तो दोनों कंपोनेंट क्या किया, ऐड किया, उसी का रिजल्टेंट निकाला। और अगर को नहीं हम तो सर रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला ही लगा तो ठीक है, तो वो भी लगा के देख लो भाई, कह के नहीं सर ये क्या कर रहे हो, वैसे तो बोले थे रिजल्टेंट वाले लगाएंगे, इससे लगा। ए एक्स की वैल्यू कितनी है, ए कॉस थीटा, ए वाई की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा। एक बात अभी अभी बताई थी कि थीटा कितना होगा, दोनों कंपोनेंट्स के बीच में एंगल 90 होगा। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2ax ay cos थीटा, यही है। थीटा कितना है 90, तो ये 0 हो गया, cos 90 0। अब यही आ गए वापस ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का आ गया, तो रिजल्टेंट से निकाल आएगा भाई। जब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 3 प्रोसेस है इसमें।
एक हम क्या करेंगे, वेक्टर किसी भी क्वांटिटी को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर क्या आएगा, वेक्टर। दूसरा हम वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ करेंगे, लेकिन आंसर रिजल्ट आएगा स्केलर। और थर्ड, वेक्टर का वेक्टर में ही मल्टीप्लाई करना है और आंसर भी वेक्टर आएगा। ये तीन प्रोसेस पढ़ लेंगे। वेक्टर स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर आ रहा है एक। दूसरा वेक्टर वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा स्केलर। और फिर वेक्टर वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का तो नेम भी इसी के अकॉर्डिंग बोल दिया कि ये प्रोडक्ट कैसा है, स्केलर, तो स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, और ये कैसा आया, वेक्टर, तो वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनका तो नेम ही इसी बेस करोगे। पहले फर्स्ट चलते हैं, सबसे सिंपल है, वेक्टर का मल्टीप्लाई हमने किस में करना है, स्केलर के साथ में, और आंसर क्या आएगा, वेक्टर आएगा। इसको समझो एग्जांपल से। जैसे हमने क्या किया, एक वेक्टर लिया ए वेक्टर, उसमें मल्टीप्लाई करना है स्केलर। स्केलर मतलब कोई भी नंबर, स्केलर मतलब कोई भी नंबर उठा लो, 2 4 10 20 100 200 जो चार, तो एन ले लेते हैं, कोई भी नंबर है, इज इक्वल टू एन ए वेक्टर आएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ए वेक्टर का जितना मैग्नीट्यूड रहा होगा, कुछ भी होगा वो, उसमें इसका नंबर का मल्टीप्लाई हुआ। अगर सपोज इसका ऐसे लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू थी 10, ए वेक्टर के मॉड की, मैग्नीट्यूड की, इसमें नंबर का मल्टीप्लाई यानी कि 2 का मल्टीप्लाई हुआ स्केलर का, तो आंसर क्या आएगा। अभी डायरेक्शन नहीं है, स्केलर की बात हुई है। ए वेक्टर के पास दोनों चीजें, वेक्टर भी है और वो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो मैग्नीट्यूड सपोज 10 था इसका। दूसरा तो हमें क्या लेना है, स्केलर, उसके पास डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं है तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू उठा लो, तो वो हमने ले लिया कितना, तो आंसर कितना आया। अब जो इसकी डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इसकी होगी, क्योंकि कहीं से कोई दूसरी डायरेक्शन मिली ही नहीं यहाँ पर। भाई जो डायरेक्शन इसके पास है वही की वही यहाँ आ गई, कुछ असर तो पड़ नहीं रहा है। मतलब क्या हुआ, जब हम किसी भी वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेक्टर मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर टाइम्स बढ़ जाएगा। मैग्नीट्यूड कितना बढ़ेगा, स्केलर टाइम्स, जितना स्केलर का मल्टीप्लाई करोगे उतने टाइम्स वो बढ़ जाएगा मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कैसी रहेगी, समझ में आ गई, डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड स्केलर टाइम बढ़ेगा। ठीक है तनुष, बोल दो इसी को, रिपीट कर दो। मैग्नीट्यूड जो होगा वो स्केलर टाइम बढ़ जाएगा और डायरेक्शन सेम है। अब यूज इन फिजिक्स, भाई इसे हम फिजिक्स में कहाँ पढ़ेंगे वो देखते हैं। पहला, एक क्वांटिटी है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम जो होता है वो होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है लीनियर मोमेंटम। तो P इज इक्वल टू, मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास स्केलर है तो वेक्टर नहीं आएगा, वेलोसिटी वेक्टर है तो आंसर भी P वेक्टर इज इक्वल टू mv। अगर मास सपोज कोई ऐसे बोल दिया कि एक ट्रक है, उस ट्रक का मास कैपिटल M है और उसकी जो मास है कैपिटल M और उसकी जो वेलोसिटी है वो है 5 कैप मीटर पर सेकेंड। कुछ वैल्यू है, मैं नहीं पता कितनी है, 5 कैप, आई कैप बोलते ही पता लग गया डायरेक्शन, किस डायरेक्शन जा रहा है, x। आई कैप क्या बता रहा है, x डायरेक्शन। तो इसका जो मोमेंटम होगा वो होगा 5mi कैप। 5i कैप तो ये है, m का मल्टीप्लाई हो गया तो मैग्नीट्यूड हो गया 5m। मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 5m। जो वर्ड बोल रहा है वो रिपीट करो। मैग्नीट्यूड स्केलर टाइम बढ़ जाएगा उसका, पहले वेक्टर था 5, मैग्नीट्यूड था 5 वेक्टर का, अब वो 5m हो गया क्योंकि स्केलर क्या है, तो 5m हो गया, m टाइम्स बढ़ गया। डायरेक्शन वही रहेगी जो वेक्टर की थी,
मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन थी x, तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी x डायरेक्शन में ही है, तो मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। समझ में आ गया? डायरेक्शन मिल गई। इसको अगर हम किलोग्राम बोलें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होता है। ऐसे ही 12th में पहुंच के हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसमें फॉर्मूला है m कैपिटल इज इक्वल टू m इंटू 2l। मैग्नेटिक डाइपोल 12th में पढ़ेंगे तो अभी पता नहीं लगेगा, यहाँ बस फॉर्मूला समझो और क्वांटिटी समझो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये तो हो गया m। ठीक है, कोई मैग्नेट देखिए सुनी तो होगी, मैग्नेट के पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सही है। नॉर्थ पोल यानी कि जो पोल होता है उसका, उसकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, वो कितनी इंटेंसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, सही है। तो वो पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं उसे, वो है स्मॉल एम। स्मॉल एम जो दिख रहा है वो क्या है? पोल स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत। ठीक है, और 2l है उन दोनों पोल्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट, दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस है, वो डिस्प्लेसमेंट काउंट कर सकते हैं, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट सोच सकते हैं। तो ये तो होगी डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की वही डायरेक्शन किसकी होगी, और ये स्केलर होगी। स्मॉल एम क्या है? स्केलर बोलते क्या है? पोल स्ट्रेंथ। क्या है वो? पोल स्ट्रेंथ। तो 4th यूनिट में पढ़ेंगे जाके हम 12th में जाके, ठीक है। 3rd 4th में मैग्नेट पढ़ते हैं तभी जाके। तो यूज वही है, स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर कैसा आएगा? ठीक है, वेक्टर की डायरेक्शन वही रहेगी, जो वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी के सेम आंसर आएगा, जो डायरेक्शन यहाँ है वही यहाँ।